हेलो, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम गंगा नदी के गोमुख से बंगाल की खाड़ी तक की यात्रा को कहानी और मैप के रूप में समझने वाले हैं। वीडियो को आप स्किप मत करिएगा क्योंकि आज के इस सेशन में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, जिससे ये क्लियर होगा कि आपको कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हुआ है। तो सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा। टॉपिक हर एक पॉइंट, हर एक क्वेश्चंस आपके एग्जाम के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्लास थोड़ा आपको ऑड लग सकती है क्योंकि आज मुझे कोल्ड हो रखा है, बट कॉन्सेप्ट क्लियर कराने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। थोड़ा आप कॉम्प्रोमाइज़ करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम लोग परिचय जानेंगे, इसके बाद उद्गम स्थल इसका क्या है उसको समझेंगे, फिर इसका नाम कैसे पड़ा उसको भी जानेंगे। तो सबसे पहले परिचय से स्टार्ट करते हैं। गंगा भारत की सबसे प्रसिद्ध, पवित्र और महत्वपूर्ण नदी है। आखिर किस लिहाज से हम लोग इसको महत्वपूर्ण नदी मानते हैं, तो उसके लिए आप यह मैप देख पा रहे होंगे। यह धारा मुख्यतः जो है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल, यानी इन 5 राज्यों से होकर के गुजरती है, जिसकी लंबाई कुल कितनी है? 2525 किलोमीटर। इतने बड़े लार्ज एरिया में जब यह होकर के गुजरती है तो उन क्षेत्रों में और उनके आसपास के क्षेत्रों में यह पीने के पानी को लेकर के हो या फिर कृषि संबंधी क्षेत्रों में पानी की ज़रूरत को लेकर के हो, हर तरह की नीड को ये फुलफिल करने का कार्य करती है गंगा नदी। इसी लिहाज से यह महत्वपूर्ण है। इसी कारण इसे भारत की जीवन रेखा भी कहा जाता है और हिंदू कल्चर में इसे पूजनीय माना गया है। इस कारण लोग इसे माँ गंगा के नाम से भी बुलाते हैं। इस नदी का जो उद्गम हुआ है वह हुआ है गंगोत्री हिमनद से, यानी गंगोत्री ग्लेशियर से, जो कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। गंगोत्री हिमनद यानी गंगोत्री ग्लेशियर जो है उसका मुहाना है यानी गोमुख। गोमुख से एक धारा निकलती है, यानी बर्फ पिघलती है तो एक धारा बनती है जिसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। वहीं से गंगा नदी का उद्गम माना गया है और यही भागीरथी धारा जब देवप्रयाग में अलकनंदा धारा से मिलती है तब गंगा का रूप लेती है। यानी देवप्रयाग क्षेत्र में जब अलकनंदा की धारा और एक साइड से भागीरथी की धारा आती है तो देवप्रयाग में जो धारा एक बनती है नई, उसे ही गंगा का रूप दिया गया है। वहाँ से गंगा नाम रखा गया है। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात चली है गंगोत्री हिमनद की, गोमुख की, तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि गंगोत्री हिमनद क्या है, कहाँ पर स्थित है, गोमुख क्या है, इसके बारे में जानते हैं। गोमुख गंगोत्री हिमनद का मुख जैसा भाग है, यानी मुहाना है इसका, जहाँ से यह धारा निकलती है। कौन सी धारा? भागीरथी नदी की धारा। यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है, जिसको अभी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। यह जो क्षेत्र है यानी गंगोत्री हिमनद जो है यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। वहीं पर उसी ग्लेशियर में एक मुहाना है जिसे गोमुख कहा जाता है। वहाँ से एक धारा निकलती है जिसे भागीरथी कहा गया है। गंगोत्री हिमनद क्या है? तो गंगोत्री हिमनद हिमालय का प्रमुख हिमनद है, यानी हिमालय जो पहाड़ है उसी का एक पार्ट है गंगोत्री हिमनद, जो कि एक बर्फ से जमा पहाड़ कहा जाता है। इसी में एक पार्ट है गोमुख, जहाँ से यह धारा निकलती है। कैसे निकलती है? तो बर्फ का पहाड़ है, धीरे धीरे बर्फ पिघलती है तो वह धारा का रूप लेती है। गोमुख, गंगोत्री और भागीरथी तीनों शब्द अलग अर्थ रखते हैं, बिल्कुल अलग रखते हैं। गंगोत्री जो है यह एक ग्लेशियर है। गोमुख जो है यह गंगोत्री ग्लेशियर का ही एक पार्ट है मुहाने का, जहाँ से धारा निकलती है, यानी बर्फ पिघल कर धारा बनाती है, उसको हम लोग गोमुख कहते हैं। और यहाँ गोमुख का अर्थ ये भी है कि गाय के मुख जैसा। ये जो मुहाना बना हुआ है
यह जो मुहावना बना हुआ है गंगोत्री ग्लेशियर में, गोमुख जिसे कहा जाता है, वो रियल में देखने में गाय के मुख जैसा लगता है, इस कारण इसे गोमुख कहा गया है। और भागीरथी का अर्थ ही है जो प्रमुख धारा निकल रही है गोमुख से, उसे भागीरथी कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने भागीरथी के उद्गम के बारे में समझा, भागीरथी धारा के बारे में जाना, गंगोत्री ग्लेशियर के बारे में समझा। अब अलकनंदा के उद्गम को जान लेते हैं। अलकनंदा का उद्गम बद्रीनाथ क्षेत्र के हिमनदी भाग से माना जाता है और इसे सतोपंथ हिमनद क्षेत्र से जुड़ी प्रमुख धारा माना जाता है। सतोपंथ हिमनद, सतोपंथ हिमनद किस धारा से रिलेट करता है? तो अलकनंदा धारा से रिलेट करता हुआ यह माना जाता है। गंगोत्री हिमनद था भागीरथी धारा से रिलेटेड, और सतोपंथ हिमनद किससे रिलेटेड है? अलकनंदा से रिलेटेड। ये अलग अलग पॉइंट आप नोटबुक में नोट करते चलिए, ये इंपॉर्टेंट है। यह उत्तराखंड के चमोली क्षेत्र में बहती है। अभी गंगोत्री के बारे में हम लोगों ने जाना, तो गंगोत्री कहाँ थी? गंगोत्री थी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में। और यह जो धारा है अलकनंदा की, यह सतोपंथ हिमनद क्षेत्र से जुड़ी है, जो कि उत्तराखंड के चमोली क्षेत्र से जुड़ी हुई है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। अब इसके प्रवाह और महत्व को समझ लेते हैं। अलकनंदा भागीरथी से मिलने से पहले महत्वपूर्ण धारा है, यानी भागीरथी नदी से जब मिलती है देवप्रयाग में, तब तो वह गंगा का रूप ले लेती है। इससे पहले जब यह रहती है स्वतंत्र रूप से, जब बहती, तब यह प्रमुख धारा के रूप में बहती है, उसका नाम अलकनंदा रहता है। मार्ग में धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडर, मंदाकिनी जैसी नदियां इसमें मिलती हैं। तो अलकनंदा जो धारा बहकर के आती है सतोपंथ हिमनद से, उसमें रास्ते में नंदाकिनी, मंदाकिनी, धौली गंगा, पिंडर जैसी धाराएं मिलती हैं आकर के, जिसे नदियां भी हम लोग कहते हैं, अलकनंदा में मिलती हैं। और यही सारी नदियां अलकनंदा की धारा में मिल करके देवप्रयाग में आकर के भागीरथी के साथ मिलकर के गंगा का रूप लेती हैं। तो देवप्रयाग में भागीरथी से मिलकर गंगा बनती है। यह पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ होगा आपको। अब आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने देवप्रयाग के बारे में जाना, जहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी नदी की धाराएं मिल रही थी। लेकिन प्रश्न उठता है, यह प्रयाग होता क्या है? तो जहाँ दो नदियों का संगम होता है, यानी जहाँ दो नदियाँ मिलती हैं, जहाँ दो नदियों की धाराएं मिलती हैं, उसे प्रयाग कहा जाता है। तो प्रयाग किसे कहेंगे? जहाँ दो नदियों का संगम होता है उसे प्रयाग कहते हैं। और अलकनंदा घाटी एक ऐसी घाटी है जहाँ पर 5 प्रसिद्ध संगम हैं, जिसे मिलाकर के क्या कहा जाता है? पंच प्रयाग। यहाँ 5 प्रसिद्ध संगम मिलते हैं, जिन्हें मिलाकर के कहा जाता है पंच प्रयाग। और उन पंच प्रयागों के नाम क्या हैं? तो पहला है विष्णु प्रयाग, जहाँ पर अलकनंदा और धौली गंगा की धारा मिलती है, उसे क्या कहेंगे? विष्णु प्रयाग। दूसरा है नंद प्रयाग, जहाँ पर अलकनंदा और नंदाकिनी की धारा मिलती है। तीसरा है कर्ण प्रयाग, जहाँ पर आपकी अलकनंदा और पिंडर की धारा मिलती है आकर, उसे कर्ण प्रयाग कहते हैं। रुद्र प्रयाग उसे कहते हैं जहाँ पर अलकनंदा और मंदाकिनी की धारा मिलती है आकर के। नंदाकिनी था नंद प्रयाग, और मंदाकिनी जो है वह रुद्र प्रयाग है। तो ये पॉइंट आप अच्छे से क्लियर करिएगा। पांचवा है देवप्रयाग, अलकनंदा और भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी जहाँ पर मिलती हैं उसे देवप्रयाग कहा जाता है, और यहीं से जो मुख्य धारा निकलती है वह गंगा का रूप लेती है। आई होप क्लियर हुआ होगा, अच्छे से हुआ होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा। गंगा कहाँ से बनी वह क्लियर हुआ होगा। तो देवप्रयाग में जब भागीरथी और अलकनंदा की मुख्य धारा मिलती है आकर, तब वह गंगा का रूप लेती है, वहां से उसे गंगा कहा जाता है। देवप्रयाग किस लिहाज से महत्वपूर्ण है? तो अभी हम लोगों ने समझा कि गंगा की जो मुख्य धारा है, जहाँ से उसे गंगा का रूप दिया गया है, वह स्थल ही देवप्रयाग है। तो इस लिहाज से ही आपके लिए यह देवप्रयाग बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अगर गंगा नदी से रिलेटेड कोई टॉपिक पूछा जा रहा है एग्ज़ाम में, तो गंगा नदी का संबंध ही देवप्रयाग से है। इस लिहाज से यह टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इससे रिलेटेड भी हर एक पॉइंट को क्लियर करते हुए चलना है हम लोगों को, कोई भी पॉइंट लीव नहीं करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में हर एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट होता है। देवप्रयाग उत्तराखंड का प्रसिद्ध संगम स्थल है,
जहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं। इस संगम के बाद ही नदी को गंगा का रूप दिया गया है। तो राइट हो जाएगा, गंगा का रूप कहाँ से दिया गया, तो देवप्रयाग स्थल है जहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी मिली और उसे गंगा का रूप दिया गया। अब बात आती है कि परीक्षा में क्या पूछा जाता है, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, किस तरीके से प्रश्न बनते हैं। तो दोस्तों, प्रश्न कैसे भी घुमा के पूछ दिया जा सकता है कि भागीरथी किस नदी के साथ मिलती है, किस स्थल पे मिलती है, और जब मिलती है जिस स्थल पे तो उस समय कौन सा नाम उसका बनता है। प्रश्न किसी भी तरीके से घुमाकर पूछ दिए जाते हैं। आपको हर तरीके से प्रिपेयर्ड रहना है, हर तरीके से रेडी रहना है। किसी भी तरीके से प्रश्न किया जाए तो आपको आना चाहिए। तो पहला तो यही बन सकता है कि गंगा नाम कहाँ से प्रारंभ होता है, तो स्थल ही है देवप्रयाग, जहाँ से यह गंगा नाम प्रारंभ होता है। देवप्रयाग में किन नदियों का संगम है, तो देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम है। ये दोनों नदियाँ मिलती हैं तब गंगा का रूप लेती हैं। इम्पोर्टेंस पूछी जा सकती है कि भागीरथी और अलकनंदा नदी जो है इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो भागीरथी और अलकनंदा नदी का इम्पोर्टेंस इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जो भारत की प्रमुख नदी है उसका जो रूप ही बना है वह भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से। भागीरथी और अलकनंदा का महत्व बहुत हो जाता है इस लिहाज से भी, क्योंकि जो भारत की महत्वपूर्ण नदी है गंगा, उसका जो रूप बना है भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से ही बना है। इस लिहाज से इन दोनों का इम्पोर्टेंस बहुत है। तो इन नदियों को भी अच्छे से आप कवर करिएगा। हर एक क्वेश्चन कैसे भी बन के आ जाए, आप प्रिपेयर रहिए उसके लिए, कैसे भी प्रश्न आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग गंगा नदी के प्रवाह को समझते हैं कि गंगा नदी का आरंभ जब होता है तो उसका प्रवाह कहाँ से, किस क्षेत्र से होकर के कैसे मैदानी इलाकों तक पहुँचता है, उसको अब हम लोग समझते हैं। क्योंकि यह एक ऐसी नदी है जिसका आरंभ पर्वतीय स्थान से होकर के मैदानी इलाके में जाकर के बंगाल की खाड़ी तक का होता है। तो पूरे पार्ट्स को हम लोग समझेंगे। तो पर्वतीय प्रवाह किस तरीके से है, कैसे है, उसको हम लोग समझते हैं। ऊपरी भाग में गंगा तीव्र ढाल पर बहती है। नदी का वेग तेज होता है, स्वाभाविक सी बात है। जब ढाल होगा तो पानी का वेग ऑटोमेटिक तेज हो जाएगा। तो ऊपरी भाग में गंगा तीव्र ढाल पर बहती है जिस कारण इसका वेग तेज होता है और घाटी क्या होती हैं, सक्रिय रहती हैं। ऋषिकेश तक इसका स्वरूप अधिक पर्वतीय दिखता है, यानी पर्वतीय स्थल से जब इसका प्रवाह बहते हुए आता है मतलब जल का, तो यह इसका आपको असर ऋषिकेश तक दिखता है पहाड़ी इलाकों का। धीरे धीरे यह मैदानी इलाकों की तरफ बढ़ती है और हरिद्वार के पास गंगा मैदान में यह प्रवेश करती है। यानी हरिद्वार के पास आती है तो धीरे धीरे यह मैदानी भागों में प्रवेश करने लग जाती है। यहाँ से नदी चौड़ी और अपेक्षाकृत शांत हो जाती है। तो शांत किस लिहाज से होती है, तो जब पर्वतीय इलाकों में थी तो ढाल पे बह रही थी जिसके कारण उसका वेग क्या था, तेज था, है ना, बहुत ही प्रवाह में बह रही थी। और जब मैदानी इलाकों में आ जाएगी तो वह शांत प्रवाह के साथ बहेगी, बहुत ही धीरे धीरे बहेगी, उसका वेग कम हो जाएगा। इस कारण ये बोला गया है कि यहाँ से नदी चौड़ी और अपेक्षाकृत शांत हो जाती है। पर्वतीय नदी और मैदानी नदी का स्वरूप अलग अलग होता है। स्वरूप अलग क्यों, क्योंकि पर्वतीय जो भाग होता है वहाँ पर वेग तेज होगा और मैदानी भाग जो होगा चौड़ा प्रवाह होगा, तो जिसके कारण यह जो वेग होगा कम हो जाता है। इतना क्लियर हुआ। प्रवाह पर्वत से मैदान तक किस तरीके से होता है, अच्छे से क्लियर हुआ होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर शेयर करिएगा। अब भारत में प्रवाह कैसे किस राज्य से होकर के गुजरता है ये चीज़ें समझते हैं और इससे रिलेटेड परीक्षा के लिए क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उनको समझते हैं। तो राज्य के बारे में जानते हैं। अभी हम लोग ने पर्वतीय इलाके और मैदानी इलाकों को जाना। अब राज्य के बारे में समझते हैं कि किन राज्यों से होकर के गुजरती है, आरंभ किस राज्य से होता है उसको समझते हैं। तो गंगा नदी का जो मुख्य प्रवाह है वह उत्तराखंड से शुरू होता है और उत्तराखंड से होकर के यह फिर उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में, बिहार के बाद झारखंड में और झारखंड के बाद यह पश्चिम बंगाल में जाती है और दो मुख्य धाराओं में बढ़ती है। पश्चिम बंगाल में जो धारा मुड़ती है उसे हुगली नाम से जाना जाता है और एक धारा बढ़ जाती है बांग्लादेश की ओर। बांग्लादेश की ओर जो धारा बढ़ती है उसे पद्मा नाम से जाना जाता है।
पद्मा नाम से, यानी ये बांग्लादेश में गंगा नदी की धारा को पद्मा कहा जाता है। और पश्चिम बंगाल में जो एक धारा मुड़ जाती है उसे हुगली नाम से जाना जाता है, और आगे जा कर के यह बंगाल की खाड़ी में मिलता है। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ। गंगा का जो मुख्य प्रवाह है वह उत्तराखंड से शुरू होता है, उसके बाद यह उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद बिहार, बिहार के बाद झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल में बहती है। पश्चिम बंगाल में दो धाराओं में बंटती है, एक हुगली बन जाती है जो पश्चिम बंगाल में ही है, दूसरा बांग्लादेश में प्रवेश करती है जिसे बांग्लादेश में जाकर के पद्मा कहा जाता है, और आगे जाकर के यह डेल्टा क्रिएट करती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। परीक्षा के लिए याद क्या रखने वाला है, तो गंगा उत्तर भारत की मुख्य नदी प्रणाली है। किस लिहाज से? क्योंकि यह उत्तर भारत में मोस्टली क्षेत्र को कवर करती है और कृषि क्षेत्र के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसका मैदान अत्यंत उपजाऊ है क्योंकि यह पानी की मात्रा को पूरा करती है। कई बड़े शहर इस नदी के किनारे बसे हैं, जैसे कि आप उत्तर प्रदेश का आप कानपुर ले सकते हैं। बड़े बड़े कई सारे शहर हैं जो नदी के किनारे, इस नदी के किनारे बसे हुए हैं। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है कि आप यह बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे प्रमुख शहर हैं जो गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। भारत के प्रमुख ऐसे कौन कौन से शहर हैं जो गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं, उसका आंसर आप कमेंट में देंगे। अब हम लोग जानेंगे कि बायां तट कैसे पहचानें और दायां तट कैसे पहचानें, इसको समझना है। बाएं तट की सहायक नदियां कौन सी हैं, है ना। नदियों के बारे में जब बात आती है कि बायां तट कैसे पहचाना जाए, इसमें कन्फ्यूजन बहुत क्रिएट होती है लोगों को, तो ये चीज़ें आप समझनी है। तो बायां तट कैसे पहचानें, तो नदी के प्रवाह की दिशा की ओर मुंह करके देखें। आपको अगर बायां तट पहचानना है तो नदी का जो प्रवाह है, यानी नदी जिस तरफ बह रही है उस तरफ आपको मुंह करके देखना है। तब जो किनारा बाईं ओर पड़े वही बायां तट कहलाता है। बात यहाँ नदी के प्रवाह से रिलेटेड हो रही है। नदी के प्रवाह जिस दिशा में होगी उसी ओर मुंह करके आपको देखना है। तो तब जो किनारा आपको बाईं ओर दिखे वही बायां तट कहा जाएगा। प्रमुख बाएं तट की जो नदियां हैं गंगा नदी की, वो कौन कौन सी हैं, तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ये प्रमुख नदियां हैं बाएं तट की गंगा नदी की। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, एक बार अच्छे से आप कवर कर लीजिए। गंगा नदी की जो बाएं तट की नदियां हैं उसमें से रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा जैसी नदियां आती हैं। इनमें से कई नदियां हिमालय और नेपाल क्षेत्र से आती हैं। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप अलग से नोट कर लीजिए। इनमें से जो नदियां हैं मुख्य रूप से कई ऐसी नदियां हैं जो हिमालय और नेपाल से आती हैं। अब बात आती है कि दायां तट कैसे पहचाने। बायां तट तो हम लोगों ने समझ लिया। तो नदी के प्रवाह की दिशा की ओर मुंह करें, तब जो किनारा दाईं ओर पड़े वही दायां तट कहलाता है। सिंपल सी बात है। अगर नदी से रिलेटेड आप दायां तट और बायां तट पहचानना चाहते हैं तो नदी के प्रवाह की धारा आप देखें कि किस ओर है, उस ओर मुंह करके खड़े होंगे आप, तो आपको पता चल जाएगा कि दायां ओर तट कौन सा है, बायां ओर तट कौन सा है। जब आप नदी के प्रवाह की ओर दिशा की ओर मुंह करेंगे तो तब जो दाईं ओर पड़े उसे दायां तट आप कहेंगे और बाईं ओर जो पड़े उसे बायां तट आप कहेंगे। अब दाएं तट की जो प्रमुख नदियां हैं उनको जान लेते हैं। गंगा नदी के दाएं तट की प्रमुख नदियों में यमुना, तमसा, सोन, पुनपुन, दामोदर ये नदियां आती हैं। सोन नदी ऐसी नदी है जो डायरेक्टली गंगा नदी से मिलती है। बाकी जो नदियां हैं वो यमुना में मिल करके फिर गंगा में मिलती हैं। ये एआई जनरेटेड पिक्चर है, इस पे आप विश्वास नहीं करेंगे। आप अलग से देख सकते हैं, जो ऑथेंटिक इमेज है उसके थ्रू आप और समझिएगा। यहाँ मेरा काम आपको तंत्र के बारे में समझाना है। गंगा नदी का तंत्र किस तरीके से कार्य करता है, कहाँ कहाँ से बह करके जाती है और मेन जो फंक्शन है कैसे पहचानेंगे आप दायां तट बायां तट, ये चीज़ें मैं शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको वेरीफाइड पिक्चर चाहिए, ऑथेंटिकेट पूरा चाहिए, तो आप इसका इमेज उसमें देख सकते हैं। तो गंगा नदी के जो प्रमुख दाएं तट की नदियां हैं वो कौन सी हैं, तो यमुना, तमसा, सोन, पुनपुन और दामोदर
ये प्रमुख नदियां हैं जो प्रमुख दाएं तट की नदियां हैं। बायां तट जो है वह उत्तर नेपाल की अनेक नदियां इसमें आती हैं और दाएं तट में यमुना और सोन प्रमुख ये नदियां आती हैं। दोस्तों क्लियर हो रहा होगा आई होप। प्रॉब्लम हो कोई तो कमेंट आप ज़रूर करिएगा। किसी भी पॉइंट पे कन्फ्यूजन हो कमेंट आप करिएगा। अब बात आती है इससे रिलेटेड प्रमुख शहरों की कि यह जो नदी है यह जिन शहरों से होकर के गुजरती है तो उनमें से प्रमुख शहर कौन कौन से हैं उनको जानते हैं। कौन कौन से तीर्थ स्थल से होकर के गुजरती है, कौन कौन से प्रमुख संगम हैं इसके, उनको हम लोग समझते हैं। गंगा नदी मुख्य रूप से ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, पटना जैसे प्रमुख शहरों से होकर के गुजरती है। प्रमुख जो तीर्थ हैं उनमें हरिद्वार, प्रयागराज, वाराणसी मुख्य रूप से आते हैं, जहाँ से गंगा नदी का बहाव होता है, जहाँ से गंगा नदी होकर के गुजरती है। गंगा नदी के प्रमुख संगम हैं देवप्रयाग, भागीरथी और अलकनंदा। जहाँ पर ये दोनों मिलती हैं वहीं से गंगा का रूप बनता है। और इसके बाद जो मुख्य रूप है वह है प्रयागराज, जहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती मिलती हैं। गंगा और यमुना की प्रमुख रूप से धाराएं मिलती हैं और सरस्वती को एक तरीके से उसे क्या कहा जाए अदृश्य रूप आप मान सकते हैं। ये माना गया है कि इन तीनों नदियों का वहाँ पर संगम होता है जिसे प्रयाग कहा जाता है। प्रयागराज यानी जिसे पहले इलाहाबाद कहा जाता था। तो ये स्थल हैं प्रमुख संगम और प्रमुख तीर्थ स्थल और प्रमुख शहर जहाँ से गंगा नदी का बहाव होता है, जहाँ से गंगा नदी होकर के गुजरती है। ये पॉइंट आप क्लियर कर लीजिएगा। गंगा नदी के किनारे कई ऐसे ऐतिहासिक शहर बसे हुए हैं, कई ऐसे धार्मिक नगर बसे हुए हैं। इनको क्लियर करिएगा क्योंकि इनसे रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन किए जाते हैं। मुख्य इम्पॉर्टेंट हैं जैसे प्रमुख तीर्थ हैं हरिद्वार, प्रयागराज, वाराणसी, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इनको अच्छे से कवर करते हुए चलिएगा। कैसा लग रहा है वीडियो, पसंद आ रहा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा, तुरंत करिए। आगे बढ़ते हैं। गंगा का जो मैदानी भाग है, गंगा बेसिन है, उसके बारे में समझते हैं ये क्या है आखिर। तो गंगा बेसिन क्या है? किसी नदी और उसकी सहायक नदियाँ के जलग्रहण क्षेत्र को क्या कहते हैं? बेसिन। किसी नदी और उसकी जो सहायक नदियाँ होती हैं उसके जलग्रहण क्षेत्र को बेसिन कहा जाता है। गंगा बेसिन भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। गंगा बेसिन एक ऐसा बेसिन है जो भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। सबसे बड़ा नदी बेसिन यह हिमालय से बंगाल की खाड़ी तक फैला है। हिमालय से स्टार्ट है इसका और बंगाल की खाड़ी में मिलता है जाकर के। कुल कितने राज्यों से होकर के गुजरता है? तो 5 राज्यों से होकर के गुजरता है, जिसमें अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बिहार के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल में जा कर के यह बंगाल की खाड़ी में मिलती है। और वहाँ से पश्चिम बंगाल से एक प्रमुख और बात है कि पश्चिम बंगाल में यह 2 धाराओं में बढ़ती है। एक धारा पश्चिम बंगाल से हुगली के रूप में जाती है जो कि बंगाल की खाड़ी में मिलती है और एक धारा बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद इसको पद्मा कहा जाता है। ये आगे बढ़ जाती है। तो यह भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये अच्छे से कवर करिएगा। अब बात आती है कि गंगा के मैदान का निर्माण क्या है और महत्व क्या है इसका। तो हिमालय से लाई गई मिट्टी एवं अवसाद मैदानों में जमा होते रहते हैं। लाखों वर्षों में ये अवसाद समतल और उपजाऊ मैदान बनाते हैं। इन मैदानों को जलोढ़ मैदान कहते हैं। जाहिर सी बात है जब कोई जल बह कर के आएगा तो उस अपने साथ बहा करके कई चीज़ें लाएगा। तो हिमालय से मिट्टी थोड़ी थोड़ी करके बह करके आती है और यही अवसाद क्या होते हैं मैदान में जमा होते रहते हैं। लाखों वर्षों बाद यही अवसाद समतल और उपजाऊ मैदान बनाते हैं। समतल और उपजाऊ मैदान बनाने का कार्य इस नदी के द्वारा होता है। इन मैदानों को इस कारण क्या कहा जाता है? जलोढ़ मैदान कहते हैं। इन मैदानों को जलोढ़ मैदान कहते हैं। महत्व क्या है? तो यह क्षेत्र अत्यंत उपजाऊ है। किस लिहाज से? कृषि के लिहाज से। यहाँ घनी जनसंख्या निवास करती है। आप जानते हैं हम लोग एंशियंट काल से भी हिस्ट्री को अगर पढ़ते हैं तो उठाते हैं तो आपने
पढ़ा है कि मानव सभ्यता निवास वहीं करती थी जहाँ नदी होती थी, यानी उनकी जो ज़रूरतें जहाँ पूरी होती थी वहीं वो लोग निवास करते थे। और मुख्य ज़रूरत तो जल ही होती है। तो घनी जनसंख्या निवास करती है यहाँ पर। कृषि, परिवहन और बसावट के विकास का मुख्य आधार ही यही है। अब कृषि क्षेत्र के लिए आपको पानी की ज़रूरत चाहिए, परिवहन के माध्यम के लिए बहुत हेल्पफुल है ये। लोग नदी के जरिए, मतलब लोग नदी में नाव के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, तो परिवहन के रूप में भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बसावट, तो लोग नदी के किनारे इसलिए बसते थे ताकि उनका कृषि संबंधी जो इम्पोर्टेंस है वो एक तरीके से फुलफ़िल होता रहता था। कृषि के लिए जो ज़रूरतें होती थी वो फुलफ़िल हो जाती थी, है ना। तो मुख्य आधार ये भी है, और पीने के पानी की भी पूर्ति उनके लिए हो जाती थी। तो कृषि, परिवहन और बसावट के विकास का मुख्य आधार भी गंगा नदी है। तो इसका इम्पोर्टेंस बहुत है। आई होप क्लियर होता जा रहा होगा। अब बात आती है डेल्टा क्या है, सुंदरबन डेल्टा क्या है, मोहाना क्या है, इसको समझते हैं। तो दोस्तों, जब नदी की धारा, गंगा नदी की धारा जब राज्यों से होकर के बंगाल की खाड़ी में मिलने जाती है, तो जब बंगाल की खाड़ी में मिलती है तो कई धाराओं में ब्रेक होने लगती है। तो जब नदी समुद्र में मिलने से पहले कई धाराओं में बंटकर अवसाद जमा करती है तो क्या बनता है, डेल्टा बनता है। डेल्टा प्रायः त्रिकोणीय या पंखे जैसा दिखता है। पंखे जैसा क्यों? क्योंकि आप देखते हैं पंखे में इस तरीके से डिवाइड होते हैं पार्ट, इसी तरीके से दिखता है। ऐसे ही इसमें धाराएं डिवाइड होने लगती हैं क्योंकि धाराएं बट जाती हैं इसमें। डेल्टा प्रायः त्रिकोणीय या पंखे जैसा दिखता है। यह बहुत उपजाऊ क्षेत्र हो सकता है। किस लिहाज से? अभी हम लोगों ने पढ़ा कि हिमालय से यह मिट्टी बहा बहा करके लाते हैं लाखों वर्षों में उस मैदान, और लाखों वर्षों में इकट्ठा होकर के उपजाऊ क्षेत्र बनाते हैं। सुंदरबन डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र विश्व के सबसे बड़े डेल्टाओं में से एक बनाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जो है यह विश्व के सबसे बड़े डेल्टाओं में से एक है। ब्रह्मपुत्र नदी, आप रीजन में जाएंगे, इस रीजन में ब्रह्मपुत्र नदी भी पड़ती है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र विश्व के सबसे बड़े डेल्टाओं में से एक है। इसका प्रमुख भाग भारत बांग्लादेश में फैला है। यह बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित है। भारत में इस लिहाज से है कि बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले यह दो धाराओं में बंटती है गंगा नदी। तो गंगा नदी जब दो धाराओं में बंटती है तो पश्चिम बंगाल में जब पश्चिम बंगाल के रास्ते से बंगाल की खाड़ी में जब मिलती है तो वहाँ पर भी डेल्टा क्रिएट होता है। और बांग्लादेश में जब पद्मा का रूप लेकर के आगे बढ़ती है, बंगाल की खाड़ी में मिलती है आके, तब भी यह डेल्टा क्रिएट करती है। इस लिहाज से यह बोला गया है कि इसका प्रमुख भाग भारत बांग्लादेश में फैला है और यह बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित है, यानी बे ऑफ बंगाल के किनारे स्थित है। मैंग्रोव और मोहाना, सुंदरबन मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है। मोहाना वह भाग है जहां नदी समुद्र में मिलती है। मोहाना किसे कहा जाता है? तो वह स्थान जहां पर नदी समुद्र से मिलेगी आकर के। डेल्टा बनने के बाद अंततः जल बंगाल की खाड़ी में मिलता है, यानी समुद्र में मिलने से पहले, नदी का समुद्र में मिलने से पहले ही डेल्टा क्रिएट होता है। ये चीज़ आप क्लियर रखिएगा। डेल्टा बनने के बाद अंततः जल बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है। सुंदरबन किस लिए प्रसिद्ध है? तो मैंग्रोव क्षेत्र के लिए सुंदरबन प्रसिद्ध है। यह भी वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है, इसको भी अलग से नोट करते चलिएगा। क्लियर होता जा रहा होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट जरूर करिए। अब बांग्लादेश में गंगा का प्रवाह किस रूप में है, कैसे है, कहाँ से होकर के गुजरती है, उसको समझते हैं। भारत में गंगा, फिर बांग्लादेश में पद्मा, इसको समझते हैं। भारत से आगे तो पश्चिम बंगाल से आगे गंगा बांग्लादेश में प्रवेश करती है। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। वहाँ गंगा की मुख्य धारा को क्या कहा जाता है? तो पद्मा कहा जाता है गंगा की मुख्य धारा को। यह आगे पूर्व की ओर बढ़ती है, उत्तराखंड से होकर के पूर्व की ओर डायरेक्ट बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश से बिहार, बिहार से झारखंड, झारखंड से पश्चिम बंगाल, फिर यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है। और जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका रूप पद्मा हो जाता है। अन्य नदियों से मिलन, तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र की धारा को क्या कहा जाता है? जमुना।
जमुना और यमुना में फ़र्क है। यमुना भारत में जो एक नदी बहती है वो अलग है, और जमुना जो है ये ब्रह्मपुत्र की ही धारा है, जो जिसको बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। यह ब्रह्मपुत्र की धारा है जिसे बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। पद्मा और जमुना आगे मिलते हैं, बाद में यह जल मेघना तंत्र से जुड़ करके समुद्र की ओर बढ़ता है। पद्मा जो जल है यानी गंगा नदी जो बांग्लादेश में पद्मा कही जाती है, और ब्रह्मपुत्र नदी जिसको बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है, ये दोनों नदियां जब मिलती हैं मेघना जल तंत्र से, यही आगे बढ़ करके बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में मिलता है जाकर के, यानी समुद्र की ओर बढ़ता है। अंतिम प्रवाह अंततः जल बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है। यह पूरा क्षेत्र डेल्टा भाग से जुड़ा है। बिल्कुल सही बात है। परीक्षा में पद्मा, जमुना और मेघना के नाम से प्रश्न पूछे जाते हैं, और कन्फ्यूजन क्रिएट अक्सर लोगों को होती है यमुना और जमुना को लेकर के। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझिएगा, कन्फ्यूजन थोड़ी भी क्रिएट होगी, पूरा क्वेश्चन आप गलत कर बैठेंगे, इस लिहाज से कि आप समझेंगे कि जमुना तो भारत से रिलेट करती है, तो पद्मा भी भारत से ही होगी, ये तीनों एक ही साथ ग्रुप में दिए गए तो ये भी शायद यहीं होगी, मेघना भी शायद भारत में ही होगी, जबकि ये गलत हो जाएगा आपका। जमुना जो है वह भी बांग्लादेश में है, पद्मा जो रूप है वह भी बांग्लादेश में, और मेघना तंत्र जो है वो भी बांग्लादेश में स्थित है। जमुना जो है यह ब्रह्मपुत्र का रूप है जो कि बांग्लादेश में बुलाया जाता है। पद्मा गंगा जी को कहा जाता है बांग्लादेश में, और ये दोनों मिल करके जिस नदी तंत्र में मिलते हैं उसे मेघना कहा जाता है। तो इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं, अच्छे से क्लियर करिएगा। गंगा नदी का अब महत्व क्या है, आर्थिक महत्व, और इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है उसको समझते हुए चलते हैं। तो मुख्य उपयोग गंगा नदी का सिंचाई, पेयजल, कृषि, मत्स्य पालन और परिवहन में होता है। सिंचाई, कृषि क्षेत्र में बहुत से किसान ऐसे हैं जो गंगा नदी के जल का उपयोग करते हैं। गंगा नदी के जल का प्रयोग पेयजल के रूप में भी होता है, यानी पीने के पानी के रूप में भी होता है। कृषि संबंधी, सिंचाई और कृषि एक ही बात हो गई कि कृषि क्षेत्र में सिंचाई के रूप में गंगा के जल का यूज होगा। मत्स्य पालन, मछली पालने के लिए भी गंगा नदी के पानी का यूज होता है। परिवहन के लिहाज से भी गंगा नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों का सहारा, तो लोगों का सहारा किस तरीके से यह नदी बनती है, तो गंगा के किनारे बड़ी आबादी रहती है, खेती और बाजार नदी पर निर्भर रहते हैं। खेती और बाजार नदी पर निर्भर रहते हैं। नदी आजीविका का बड़ा साधन है। बिल्कुल, देखिए इंसान उसी जगह निवास करता है, यह हम लोग प्राचीन काल से भी पढ़े हैं कि इसी जगह, ऐसी जगह इंसान हमेशा ढूंढता था जहां उसकी ज़रूरतें पूरी हो सकें। और किसान मोस्टली खेती करेगा तो उसको पानी की ज़रूरत पड़ेगी, इंसान अगर कहीं रहेगा तो उसको पानी पीने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मोस्टली जो नीड है उनकी फुलफ़िल इससे हो जाती है। इस कारण एक तरीके से गंगा नदी बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती है। खेती और बाजार नदी पर निर्भर है, किस लिहाज से, तो खेती के क्षेत्र में सिंचाई के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है यह नदी। बाजार के लिए इस तरीके से कि कोई चीज़ें उगा रहे हैं, अगर किसान उसको बेचना है तो नदी के रास्ते से वह बाजार जा सकते हैं, नाव से लेकर के सामान को। नदी आजीविका का बड़ा साधन है, किस लिहाज से, तो मत्स्य पालन के लिहाज से या परिवहन के लिहाज से भी है, आजीविका का बड़ा साधन है। कृषि क्षेत्र में भी इसका बहुत इम्पोर्टेंस है। तो लोगों का सहारा बनने का काम यह नदी करती है। और हमने अभी स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि इसका जो क्षेत्र है लगभग 2525 किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी आबादी को यह सुरक्षा देने का कार्य करती है। अन्य महत्व, कुछ क्षेत्रों में जल विद्युत से संबंध मिलता है। जल विद्युत से संबंध यानी इसके पानी का प्रयोग करके विद्युत बनाने का कार्य किया जाता है, बिजली बनाने का कार्य किया जाता है। नदी पर्यटन और धार्मिक गतिविधियों को भी सहारा देती है। गंगा मैदान देश की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, बिल्कुल महत्वपूर्ण है। गंगा जो मैदान है वह देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पर्यटन के विभाग से भी अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है इसके थ्रू। आई होप क्लियर होता चल रहा होगा। कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट करते रहिएगा। आप जानते हैं इसकी प्रमुख परियोजनाएं क्या हैं, बांध, जलमार्ग, इन सब के बारे में समझते हैं।
मुख्य परियोजनाएं जो गंगा नदी पे चल रही हैं उनके बारे में जानते हैं। भागीरथी पर टिहरी बांध एक प्रमुख परियोजना है। पश्चिम बंगाल में फरक्का बैराज गंगा पर स्थित है। गंगा भागीरथी हुगली तंत्र राष्ट्रीय जलमार्ग 1 से जुड़ा है। तो जो प्रमुख परियोजनाएं हैं इससे रिलेटेड उनको अच्छे से क्लियर कर लीजिए। भागीरथी पर टिहरी बांध एक प्रमुख परियोजना है। टिहरी बांध से रिलेटेड आपको डिटेल में अगर जानना है तो एक वीडियो अगर आप चाहेंगे तो मैं उस पर भी बना दूंगा। पश्चिम बंगाल में फरक्का बैराज गंगा पर स्थित है। गंगा भागीरथी हुगली तंत्र जो है वह राष्ट्रीय जलमार्ग 1 से जुड़ा है। जलमार्ग यानी जल के रास्ते से आना जाना होता है। क्या याद रखना है आपको? तो टिहरी एक बांध है, फरक्का एक बैराज है। बांध और बैराज में फर्क होता है, यह आप याद रखिए। प्रयागराज और हल्दिया तक जल मार्ग महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको आपको क्लियर करते चलते रहना है। बांध और बैराज में अंतर क्या है? तो बांध पानी को रोककर बड़ा जलाशय बनाता है और बैराज क्या होता है? पानी के प्रवाह और वितरण को नियंत्रण करने का कार्य करता है। डैम बैराज एक बात नहीं होती, डैम अलग होता है, बैराज अलग होता है। बैराज पानी के प्रवाह और वितरण को नियंत्रण करने का कार्य करता है, जबकि बांध पानी रोककर एक बड़ा जलाशय बनाने का कार्य करता है। गंगा नदी का धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व क्या है, अब उसको जान लेते हैं। धार्मिक महत्व ये है कि गंगा नदी को माँ गंगा के रूप में भी पूजा जाता है और इसको हिंदू लोग पूजते हैं। हरिद्वार वाराणसी में गंगा आरती प्रसिद्ध है। हरिद्वार में जो धार्मिक रूप से, वाराणसी में धार्मिक रूप से जो आरती होती है गंगा की, वह विश्व प्रसिद्ध है। स्नान और तीर्थ परंपराओं में भी इसका विशेष स्थान है। लोग स्नान करके अपने पाप को नाश करने का काम करते हैं। ऐसी मान्यता है कि गंगा नदी पापों को मिटाने का कार्य करती है। सांस्कृतिक महत्व क्या है? तो प्रयागराज, हरिद्वार और वाराणसी गंगा से जुड़े प्रमुख धार्मिक नगर हैं। कुंभ जैसे बड़े आयोजन गंगा से जुड़े हुए हैं। जैसे महाकुंभ होता है प्रयागराज में, कुंभ जैसे मेले जो होते हैं वह गंगा नदी से रिलेटेड हैं। इससे रिलेटेड भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जाम में, तो उनको भी आप कवर करते हुए चलिएगा। किसी भी पॉइंट को आपको इग्नोर नहीं करना है, हर तरीके से प्रश्न इससे रिलेटेड बन सकते हैं। लोक जीवन, आस्था और परंपरा पर गंगा का गहरा प्रभाव है। लोक जीवन मतलब जो लोगों का जीवन है, आस्था में, परंपरा में, हर तरीके से गंगा का बहुत प्रभाव है। ऐतिहासिक महत्व क्या है? तो गंगा के किनारे प्राचीन बस्तियां और नगर विकसित हुए। बिल्कुल, उत्तर भारत की सभ्यता के विकास में इसका बहुत बड़ा योगदान है और रहा भी है और हमेशा जहां तक रहेगा भी। व्यापार और बसावट में भी इसकी भूमिका रही है। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो भी ट्रेड हुआ है इसके थ्रू हुआ है, और जो बसावट, जो लोग बसे हैं इसके किनारे बसे हैं, तो बहुत भूमिका इस नदी की है उसमें। तो याद रखें, गंगा नदी की इम्पोर्टेंस आस्था के लिहाज से भी है, संस्कृति भी है इसके लिहाज से, और सभ्यता के लिहाज से, तीनों के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंस इसका है। तो आई होप धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व क्या है इसका आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग पर्यावरण, जैव विविधता और संरक्षण से रिलेटेड समझ लेते हैं क्या है खास, समस्याएं क्या हैं, संरक्षण कैसे किया जाना चाहिए, ये चीज़ें समझ लेते हैं। तो गंगा एक समृद्ध नदी पारिस्थितिकी तंत्र है जो लोगों के जीवन में बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। हम लोग अभी पीछे पड़ के आए, कृषि के क्षेत्र को लेकर के हो या पीने के पानी को लेकर के हो, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गंगा एक समृद्ध नदी पारिस्थितिकी तंत्र है और इसमें डॉल्फिन यहाँ की प्रसिद्ध जीव प्रजाति है। जाहिर सी बात है, अगर नदी है तो कई सारे जीव भी इसमें रहेंगे, जिसमें एक डॉल्फिन है जिसे गंगा डॉल्फिन के नाम से जाना जाता है। गंगा डॉल्फिन यहाँ की प्रसिद्ध जीव प्रजाति है। नदी किनारे अनेक वनस्पति और जीव पाए जाते हैं। इस नदी के किनारे वनस्पति और जीव पाए जाते हैं। कई तरह की ऐसी वनस्पतियाँ होती हैं जो बहुत ही मनुष्य जीवन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती हैं, और कई ऐसे जीव हैं जो पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो
तो ये खास बातें हैं गंगा नदी से रिलेटेड, जो फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। गंगा एक समृद्ध नदी पारिस्थितिकी तंत्र है, यानी इसमें कई सारे ऐसे जीव हैं जो पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। गंगा डॉल्फिन उनमें से एक प्रसिद्ध जीव है। नदी किनारे कई सारे ऐसे वनस्पति और जीव पाए जाते हैं जो मानव जीवन शैली के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। अब समस्या क्या है? समस्या यह है कि गंदा पानी और कचरा प्रदूषण बढ़ाते हैं, और मानव जो है वो बिल्कुल इस चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहा है। गंगा का पानी दिन पर दिन गंदा होता जा रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, जिससे क्या हो रहा है, इसका असर गंगा में रह रहे जीवों पे भी पड़ रहा है। और अगर जीवों पे असर पड़ेगा तो जाहिर सी बात है पारिस्थितिकी तंत्र पर भी असर पड़ेगा। पारिस्थितिकी तंत्र पे असर पड़ेगा यानी कि जो एनवायरनमेंट है उसमें असर पड़ेगा। एनवायरनमेंट में असर पड़ेगा तो मानव को भी हानि पहुंचेगी, लेकिन मानव अवेयर नहीं हो रहा है। औद्योगिक अपशिष्ट भी हानिकारक है, उस पर भी ध्यान नहीं दे रहा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और उसका पानी रिलीज किया जा रहा है गंगा नदी में। तो इससे क्या हो रहा है, जीवों के लिए हार्मफुल है और कहीं ना कहीं मानव के लिए भी हार्मफुल है, क्योंकि वही पानी रिसाइकिल करके या किसी ना किसी तरीके से डायरेक्टली कह लीजिए या इनडायरेक्टली कह लीजिए यूज़ ह्यूमन के लिए भी हो रहा है। अधिक दबाव से नदी तंत्र प्रभावित होता है। अगर दिन पर दिन ऐसा ही चलता रहा तो नदी तंत्र प्रभावित होगा, जो जीव होंगे, जो वनस्पतियाँ होंगी, वो सभी नष्ट होने लगेंगी। संरक्षण किस तरीके से किया जा सकता है? तो अभी से मनुष्य को जागना होगा, कुछ जो चीज़ें हैं उन पर ध्यान देना होगा, प्रदूषण नहीं फैलाना होगा। स्वच्छ नदी जीवन और स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है, इस कारण बहुत सी ऐसी चीज़ों पे मानव को भी ध्यान देना होगा, प्लस गवर्नमेंट को भी ध्यान देना होगा कि किस तरीके से इस नदी तंत्र को बचाया जा सके। खैर, गंगा संरक्षण के लिए नमामि गंगे जैसी पहल महत्वपूर्ण है। ये चल भी रही है, सरकार द्वारा चलाई जा रही है, लेकिन विशेष तौर पे इस पर कोई गौर किया नहीं जा रहा है। लोगों की भागीदारी भी आवश्यक है। अभी डिस्कस किया कि बिना मनुष्य की भागीदारी के कुछ भी संभव नहीं है। अगर सरकार भी चाहे कि मुझे साफ करना है तो वह भी एक समय को फेल हो जाएगी अगर मानव से उसे सहयोग नहीं मिलेगा। मानव को भी समझना पड़ेगा कि गंगा नदी को अगर बचाना है तो किस तरीके से उसे अवेयर रहना होगा, प्रदूषण को नहीं करना होगा, जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो भी रिलीज वेस्ट मटेरियल है उसको इसमें रिलीज़ नहीं करना है, गंगा नदी में नहीं करना है। आप और कहीं भी ले जाइए, बट नदियों के मतलब साफ पानी में कहीं ना मिलाइए। पॉल्यूटेड नहीं बनाना है, ना ही लैंड को ना ही वाटर को, किसी भी तरीके से पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट को क्रिएट नहीं करना है, क्योंकि पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट अगर आप क्रिएट करते हैं तो आपको ना स्वच्छ जल मिलेगा, ना डॉल्फिन रहेंगी, ना जैव विविधता रहेगी, ना ही नदी तट आपको साफ सुथरे मिलेंगे। इन्हीं को हम लोगों को बचाना है, और ये बचाया कैसे जा सकता है? एक कदम आप आगे बढ़ेंगे, सरकार कुछ कदम आगे बढ़ेगी, तभी यह मिलकर के हो सकता है। अब हम लोग वन लाइनर क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। क्लास में हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट गंगा नदी तंत्र से रिलेटेड डिस्कस किए हुए हैं, उन्हीं से रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। आप कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए, किसी में डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गंगा भारत की किस प्रकार की प्रमुख नदी है? तो उत्तर इसका क्या है? गंगा उत्तर भारत की प्रमुख और पवित्र नदी है। किस लिहाज से? तो आप आवश्यकताएं हम लोगों ने डिस्कस की ही हुई हैं, न समझ में आया तो वीडियो फिर से आप देख सकते हैं। गंगा का उद्गम कहाँ माना जाता है? तो गंगा का उद्गम गौमुख से माना जाता है, जो कि आगे चल के भागीरथी धारा, जो कि गौमुख से भागीरथी धारा निकलती है, वो आगे चल के अलकनंदा के साथ मिल करके देवप्रयाग स्थल पर गंगा का रूप लेती है। गंगा का उद्गम गौमुख गंगोत्री हिमनद क्षेत्र से माना जाता है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। भागीरथी धारा कहाँ से निकलती है? तो भागीरथी धारा गौमुख से निकलती है। अलकनंदा और भागीरथी का संगम कहाँ होता है? तो इसका संगम देवप्रयाग में होता है। उत्तर देवप्रयाग के बाद नदी को क्या कहा जाता है? तो देवप्रयाग में जब भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं तो उसको गंगा कहा जाता है। गंगोत्री हिमनद किस राज्य में स्थित है? गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड में स्थित है। किस जिले में स्थित है? यह भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि उत्तरकाशी जिले में स्थित है। याद रखने योग्य बात क्या है कि गंगा केवल एक नदी नहीं बल्कि भारत की जीवन रेखा है। क्यों रेखा है भारत की जीवन रेखा? तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में ही कि यह कृषि क्षेत्र संबंधी क्षेत्रों में और भारत में जो भी मनुष्य रह रहे हैं उत्तर भारत के, उनको पीने पानी
के लिए ज़रूरतें को फुलफ़िल करने का कार्य यह नदी करती है, इस लिहाज से यह नदी बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। अगला प्रश्न है, पंचप्रयाग में पहला प्रयाग कौन सा है? ये सीक्वेंस से ही आप पढ़िएगा, बीच में से कहीं से भी आप नहीं लिख देंगे, ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़िएगा। जो पहला प्रयाग है वह विष्णु प्रयाग है, और अंतिम प्रयाग कौन सा है? देव प्रयाग, जहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा मिली थी और गंगा का रूप बना था, वो अंतिम प्रयाग है। पहला प्रयाग क्या है? विष्णु प्रयाग। गंगा मैदान में प्रवेश किस क्षेत्र के पास करती है? तो गंगा हरिद्वार क्षेत्र के पास मैदान में प्रवेश करती है। गंगा किन किन राज्यों से होकर बहती है? तो गंगा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर के गुजरती है। गंगा की एक प्रमुख बाएं तट की सहायक नदियां बताइए। तो गंगा के प्रमुख बाएं तट की सहायक नदी है घाघरा। नदियां कई भी हैं और उनमें से कोई भी नाम आप बता सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में अगर उनमें से कोई एक ही दी गई है तो उसको आप अच्छे से कवर कीजिए, जो सही होगा उसको आप करेक्ट करेंगे। गंगा की प्रमुख दाहिनी सहायक नदी कौन सी है? दाहिनी में प्रमुख सहायक नदी है यमुना। प्रयागराज किस संगम के लिए प्रसिद्ध है? प्रयागराज गंगा, जमुना और सरस्वती के लिए प्रसिद्ध है, यह इंपॉर्टेंट है। अगला है, गंगा किस खाड़ी में मिलती है? तो गंगा बंगाल की खाड़ी में मिलती है। और क्या क्षेत्र था, कैसे होकर के, किस क्षेत्र में जाकर के, कौन सा डेल्टा क्रिएट करके मिली थी, ये पूरा हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। सुंदरबन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सुंदरबन मैंग्रोव फॉरेस्ट यानी मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है और डेल्टा क्षेत्र के लिए भी प्रसिद्ध है। बांग्लादेश में गंगा की मुख्य धारा को क्या कहते हैं? बांग्लादेश में गंगा की मुख्य धारा को पद्मा कहा जाता है। गंगा मैदान कृषि के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये जलोढ़ और उपजाऊ मैदान बनाते हैं। गंगा मैदान कृषि के लिए इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि यह जलोढ़ और उपजाऊ मैदान है। हिमालय से जब यह नदी बह कर के आती है तो मिट्टी साथ में लाती है और उपजाऊ मैदान बनाने का कार्य करती है। गंगा पर स्थित एक प्रमुख बैराज का नाम बताइए। गंगा पर स्थित एक प्रमुख बैराज है फरक्का बैराज। गंगा संरक्षण से जुड़ी एक प्रमुख पहल कौन सी है? गंगा संरक्षण से जुड़ी प्रमुख पहल का नाम है नमामि गंगे, जो सरकार द्वारा चलाई जा रही है, और यह एक प्रमुख पहल है गंगा नदी को बचाने को लेकर के। अब एक बार फिर से हम लोग इसको समझ लेते हैं, गंगा नदी की यात्रा को शॉर्ट में, कि कैसे हम लोगों ने कहाँ से समझा कि कहाँ से इसका उद्गम हुआ, किस तरीके से कहाँ से होकर के गुजरी, है ना। तो गौमुख से उद्गम हुआ भागीरथी के रूप में, भागीरथी और अलकनंदा मिले देवप्रयाग में, तब गंगा रूप बना, और गंगा फिर ये मैदानी इलाकों में गई, मैदानी इलाकों से होकर के ये डेल्टा इसने बनाया, फिर यह जाकर के बंगाल की खाड़ी में मिल गई। इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अब गंगा नदी का पूरा कॉन्सेप्ट एक नज़र में आपको क्लियर हो गया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। और ये पूरा हम लोगों ने आज डिस्कस किया कि गौमुख से इसका शुरुआत हुआ, भागीरथी और अलकनंदा मिलकर के देवप्रयाग में गंगा का रूप लिया, मुख्य धारा जो गंगा बनी, फिर प्रमुख सहायक नदियाँ उससे रिलेटेड हम लोगों ने डिस्कस की, अंत में मैदान से रिलेटेड डेल्टा, बंगाल की खाड़ी को समझा। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। कोई डाउट रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए आते रहेंगे, तब तक ऐसे ही आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।